गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। और इस टॉपिक के दौरान हमें स्पेशली एमीन को कवर करना है और उसके बाद हमें बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट को कवर करना है। इसके अलावा थोड़े बहुत नाइट्रो कंपाउंड के बारे में भी ड्यूरिंग द चैप्टर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनके बारे में भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। बट एज सच डिटेल में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही चीज़ें कोर्स में हैं। एक का नाम है एमीन और दूसरे का नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हम लोग एमीन्स को पढ़ रहे थे और एमीन्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। एमीन्स में मैंने इससे पहले 4 वीडियोस आपको अपलोड कर दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। बच्चों, अगर आप सीक्वेंस से, क्रम से आप उन वीडियोस को देखते हैं तो उनमें इतना मटेरियल है कि आप इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आपके 80-90% क्वेश्चन तो बड़े स्मूथ वे में लग जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप न कर पाएँ। 80-90% क्वेश्चन तो एक झटके में लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जिन भी बच्चों ने शुरुआत से वीडियोस नहीं देखे हैं वो बच्चे शुरुआत से इस चैप्टर्स को पढ़ें। और अगर आप शुरुआत से पढ़ते हो, प्रॉपर लिखते हो, नोट्स बनाते हो और क्वेश्चंस की बरोबर प्रैक्टिस करते हो तो इससे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पेपर में आ जाए ये आपका गलत नहीं होगा। और बच्चों, एक एक नंबर की फ़ाइट रहती है, आपको पता है। एक क्वेश्चन भी आपने दूसरे बच्चे से एक्स्ट्रा सही कर दिया तो वो आपको कई रैंक आगे कर देगा और सिलेक्शन आपका नज़दीक हो जाएगा। तो खैर, चॉइस आपकी है। मेरा काम आपको समझाना है। इन डू माई बेस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। बट फिर वही है कि ये जो क्लास है लाइव क्लास तो है नहीं। दूसरी चीज़, मैं मसाला लगा करके वीडियो इसलिए प्रस्तुत नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे पास बड़ा सीमित समय है और हमें सीमित समय में अपने टॉपिक पर ही ध्यान देना है। मसाला लगा करके मैं वीडियोस को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इंटरेस्टिंग बना दूंगा आने वाले समय में जब हमारा निर्धारित टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बावजूद भी मैं आप सभी बच्चों को वीडियोस देता रहूँगा और आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा। और फिर उन वीडियोज़ में मैं टाइम स्लॉट का ध्यान नहीं रखूँगा। फिर आप जिस तरह से एंटरटेन हो सकते हैं मैं हर वो चीज़ उसमें शामिल करूँगा। बट हाल फिलहाल में हमारे पास जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में हम अपने टॉपिक से ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, हम सीधे टॉपिक पर रहेंगे। और टॉपिक के बियॉन्ड जाना मैं फ़िलहाल पसंद नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास सीमित समय है और उस सीमित समय में हमें चीज़ों को कवर करना है। बच्चों, हम लोग जिस टॉपिक को एमीन्स में पढ़ रहे थे वो था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स को 3 कैटेगरी में बांटा था। वो प्रॉपर्टीज़ जो एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर की वजह से आती हैं, जैसे एमीन्स की रिएक्शन आप एसिड से कराओ तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में रिएक्शन आती है जिसमें हम एमीन के बेसिक कैरेक्टर को शामिल करते हैं और ऐसी रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जिसमें एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर प्रूफ होता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो है वो हमने बताया था कि एमीन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और एमीन्स जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है उसे जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं। एल्काइलेशन हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोगों को एसाइलेशन पढ़ना है। देन उसके बाद कार्बल एमीन रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड पढ़ना है और उसके बाद रिएक्शन विद एरल सल्फोनिल क्लोराइड जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहेंगे उसकी स्टडी करना है। और ये पांचों रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इन पांचों रिएक्शंस में जो एमीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और इसके अलावा हम जब एमीन से एलिफेटिक एमीन से जब एरोमेटिक एमीन में जाते हैं तो एरोमेटिक एमीन ये सब रिएक्शन तो शो करते ही हैं। इसके अलावा भी उनमें जो बेंजीन रिंग होती है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करते हैं। तो एनिलीन की कुछ 1-2-4 रिएक्शन हैं जो हटके हैं, उनको भी हम यहाँ शामिल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज के टॉपिक में एसाइलेशन के बारे में।
तो बच्चों एल्काइलेशन में आपने देखा था, जब मैंने एल्काइलेशन आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था जो एमीन है, इस एमीन में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें और एल्किल ग्रुप को जोड़ दें तो आप बताओ आपका जो प्राइमरी अमीन है वो बदल जाएगा किसमें, सेकेंडरी अमीन में। और सेकेंडरी अमीन में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, एल्किल ग्रुप को फिर से जोड़ दें तो बन जाएगा टर्सरी अमीन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्काइलेशन। भाई देखो एमीन में हाइड्रोजन हट रहा है, एल्किल ग्रुप आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ एमीन। और एल्काइलेशन ऑफ एमीन अगर हमें कराना होता है तो हम एमीन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराते हैं, एमीन की रिएक्शन हम कराते हैं RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो प्राइमरी एमीन कन्वर्ट होता है सेकेंडरी एमीन में, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से जो हमें एमीन्स का एल्काइलेशन होता हुआ दिखता है तो इस प्रोसेस को हम एल्काइलेशन ऑफ एमीन्स कहते हैं। इस प्रोसेस में जो एमीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। ये रिएक्शंस मैंने आपको डिस्कस कर दी थी, मैं दोबारा से इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं एसाइलेशन की। अब बच्चों एसाइलेशन को ध्यान से सीखना, सिंपल सा टॉपिक है, बड़ी जल्दी समझ जाओगे आप लोग। हमारे पास एमीन है, फिर से ये हमारे पास एमीन है और हमने क्या काम किया, एमीन में से हाइड्रोजन को हटा दिया और हटाने के बाद अगर हम एसिल ग्रुप को जोड़ दें, एसिल ग्रुप, ये ग्रुप कहलाता है एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप, अगर हम एसिल ग्रुप को जोड़ दें हाइड्रोजन की जगह पर तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एमाइड टाइप का कंपाउंड मिलेगा, सेकेंडरी एमाइड टाइप का कंपाउंड मिलेगा। और आपने देखा कि एमीन में हाइड्रोजन की जगह एसिल ग्रुप आ गया है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन्स। अब जो एसिल ग्रुप अगर हम लाना चाहते हैं, एसिल ग्रुप अगर हम लाना चाहते हैं तो रिएक्शन के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो एसिड क्लोराइड इस्तेमाल करो, अम्ल क्लोराइड RCOCl। अगर आप अम्ल क्लोराइड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करो, और अगर आप एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करना नहीं चाहते हो तो एस्टर यूज़ करो। तीनों में से किसी का यूज़ कर सकते हो, एसिड क्लोराइड का यूज़ कर सकते हो, मतलब एमीन की रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड से करा सकते हो, एमीन की रिएक्शन आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा सकते हो, एमीन की रिएक्शन आप एस्टर से करा सकते हो। तीनों ही रिएक्शंस में आप क्या देखोगे कि एमीन का H हट जाएगा और COR ग्रुप आ जाएगा, दैट इज एसिल ग्रुप आ जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन। और एसाइलेशन ऑफ एमीन से जो हमको मिलता है वो बेसिकली एन एल्किल एल्केनामाइड मिलता है। ये एमाइड है, एमाइड भी कौन सा है, सेकेंडरी एमाइड है, तो ये एन एल्किल एल्केनामाइड मिलता है। एमाइड मिलता है चाहे रिएक्शन अम्ल क्लोराइड से कराओ, एसिड क्लोराइड से कराओ, या एसिड एनहाइड्राइड से कराओ, या फिर एस्टर से कराओ, एमाइड मिलता है, मगर सेकेंडरी एमाइड मिलता है, एन एल्किल एल्केनामाइड मिलता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन। अब हम सेपरेटली देखते हैं कि जब हम रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो देखो थोड़ा सा समझो, अगर हमारे पास एमीन है, ये हमारे पास एमीन है, अगर हमने इस एमीन, ये NH2 को मैंने H इस तरह लिख दिया शॉर्ट ट्रिक बना करके, एमीन की रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड से करा दें, एसिड क्लोराइड से करा दें तो ये HCl निकलेगा। रिएक्शन निकलने के बाद आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन निकलने के बाद आपको मिलेगा RNH, H की जगह पर एसिल ग्रुप आ गया, तो देखो आपको ये क्या मिला, सेकेंडरी एमाइड मिला। ये क्या मिला, सेकेंडरी एमाइड, और इसका नाम है, इसका नाम तो आपको पता ही है, इसको बोलेंगे एन एल्किल एल्केनामाइड, एन एल्किल एल्केनामाइड मिलेगा, और साथ में मिलेगा HCl। देखो और साथ में क्या मिला, HCl। तो एल्केनामाइड मिल जाता है, ये तो ठीक है, मगर साथ में मिलता है HCl। अगर इस HCl को हम कंज्यूम कर लें तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा ली चैटरल प्रिंसिपल से। तो हम लोग यहाँ पर जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें बेस मिलाते हैं, और वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एमीन के कंपैरिजन में। एमीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि जो HCl निकल रहा है वो HCl एमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, एमीन को सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए इस HCl को रिएक्ट करने के लिए
एमीन से स्ट्रॉन्ग बेस हमें लेना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं एमाइड बनाने के लिए, तब हम बेस का इस्तेमाल करते हैं और ये बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेम रिएक्शन यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और वो एसिड इस एमीन के साथ रिएक्शन ना कर ले तो हमें इसमें भी बेस मिलाना पड़ता है। और ये बेस कैसा होना चाहिए, एमीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस तरह से हमें एमाइड बनते हुए दिखते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने क्या डिसीजन सीखा कि अगर हम एमाइंस में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, नाइट्रोजन पर लगे हुए हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह पर RCO ग्रुप जोड़ते हैं, दैट इज एसिल ग्रुप जोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि एमीन बदल जाता है एन एल्किल एल्केनामाइड में। मतलब एल्केनामाइड हमें मिलता है, वो एमाइड जो है वो सेकेंडरी एमाइड होता है जिसको हम एन एल्किल एल्केनामाइड कहते हैं। और एमाइड का फॉर्मेशन होना का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है एसाइलेशन ऑफ एमीन। एसाइलेशन करने के लिए आप एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इन दोनों का इस्तेमाल करते हो तो आप देखते हो बाई प्रोडक्ट के तौर पर एसिड मिलता है। उस एसिड को अगर हम कंज्यूम कर लें तो दो फायदे हैं, एक तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा एसिड जो एमीन्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, ख़राब कर दे रहा था, सॉल्ट फॉर्मेशन कर ले रहा था, वो सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम बेस की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एन एल्किल एल्केनामाइड मिलता है। आप चाहो तो एस्टर की रिएक्शन करा के भी एमाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम एसाइलेशन ऑफ एमीन्स कहते हैं। यही लिखा हुआ है, लिखा है द बेस शुड बी स्ट्रोंगर देन एमाइंस लाइक पायरिडीन इज यूज्ड in reaction that removes HCl formed in the reaction so that the equilibrium of the reaction shift towards the forward direction। उसका रीज़न भी लिखा हुआ है और इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन। जितना भी मैंने बोला है ये सारा नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप। देखो खुद ही देखते चलो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एमाइन से एमाइड बनाना चाहते हैं, एमाइन से एमाइड बनाना चाहते हैं और अगर हम इस्तेमाल करते हैं एसिड क्लोराइड का बेस की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को स्पेशली नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। बच्चों ध्यान रखना, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन क्या होती है, एमाइंस को सेकेंडरी एमाइड में बदलने की प्रोसेस, एमाइन को सेकेंडरी एमाइड में बदलने की प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम एमाइन की रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड से बेस की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। और इस रिएक्शन से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये हमारे पास एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन है, इस पर रिएक्शन कराई हमने HCl की, ये H और ये Cl आपस में निकल गया और ये COCl H की जगह पे लग गया। तो आप बताओ, COCl H की जगह पे लग गया तो ये देखो एसिल ग्रुप लग गया है एमीन से, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइन। बट इसका अगर नाम लिखेंगे तो आप बच्चों नाम लिखने के लिए आप खुद से सोचो, अगर ये यहाँ H होता, अगर यहाँ H होता, ये H होता तो इसको हम बोलते इथेनामाइड, इसका नाम होता इथेनामाइड। मगर इथेनामाइड में H को हमने हटा दिया, H को हमने हटा दिया और H की जगह पर क्या जोड़ दिया, एथिल ग्रुप जोड़ दिया। और ये एथिल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसका नाम है एन इथाइल। एन इथाइल 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, इसका IUPAC नाम है एन इथाइल इथेनामाइड। और ये आपका सेकेंडरी एमाइड है, ये क्या है, सेकेंडरी एमाइड की कैटेगरी में आता है। और ये रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाती है, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन कहलाती है। ये उसका ही शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने समझाया है, वही लिखा हुआ है। एमाइन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराई गई है, एथिल एमाइन की रिएक्शन, इथेनामाइन की रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई है। हमने देखा कि HCl निकल गया और HCl निकलने के बाद नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, COCH3 ग्रुप अटैच हो गया। इसको बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइन। और जो पदार्थ बना उसका नाम है एन इथाइल इथेनामाइड। एन इथाइल इथेनामाइड ये हमारा सेकेंडरी एमाइड बन गया और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। और ये आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन कराते हो, वो प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन थी,
अगर आप सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन कराते हो एसिड क्लोराइड से, सेम रिएक्शन होती है, ये H निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है और H की जगह पर ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो आपको हमको टर्सरी एमाइड मिल जाता है जिसका नाम NN डाई एथिल एथेनामाइड होगा, इसका IUPAC नाम, और ये उसका शॉर्ट ट्रिक है। ये देखो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है जिसका नाम है N एथाइल एथेनामाइन। इस पर हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, नाइट्रोजन का H और एसिड क्लोराइड का Cl निकल गया, HCl के फॉर्म में बाहर हो गया, और हम लोगों को जो मिला वो देखो एथिल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये एक और एथिल ग्रुप है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, दो एथिल ग्रुप है नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो नाम लिखा है NN डाई एथिल, NN डाई एथिल, 2 कार्बन की चेन है और एमाइड का फॉर्म है तो इथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। NN डाई एथिल इथेनामाइड हमको मिलेगा जो कि एक टर्सरी एमाइन होता है, एमाइड होता है। तो आपने देखा इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन कहते हैं। आप चाहो तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराओ बेस की प्रेजेंस में, या फिर सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन कराओ एसिड क्लोराइड से बेस की प्रेजेंस में, आपको सेकेंडरी अमाइड और टर्सरी अमाइड मिलता हुआ दिखेगा, और इस रिएक्शन को हम शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तभी शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन कहलाएगी। आप चाहो कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो और उस रिएक्शन का नाम शॉर्टन-बॉर्मन रख दो तो वो नहीं होगा, फिर उसको हम नॉर्मली एसाइलेशन ऑफ एमाइंस कहते हैं, उसको शॉर्टन-बॉर्मन नहीं कहेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो एसाइलेशन ऑफ एमीन ही कह रहे हैं। अगर हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो क्या होगा, ये H CH3COOH के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये आकर के जुड़ जाएगा किससे, नाइट्रोजन से। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाला ग्रुप आकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और आप देखो यहाँ पर आपको सेकेंडरी अमाइड मिलेगा। मतलब एसिड क्लोराइड के साथ कराओगे तो HCl निकलता था, अब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हो तो एसिटिक एसिड निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं, बेस की प्रेजेंस ले रहे हैं, और यहाँ भी सेकेंडरी अमाइड बन रहा है। अगर आप प्राइमरी अमीन से एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराओगे बेस की प्रेजेंस में, सेकेंडरी अमाइड बनेगा, और इस रिएक्शन को नॉर्मली एसाइलेशन ऑफ एमाइंस कहते हैं। शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन की कैटेगरी में ये नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम इथेनामाइन की रिएक्शन ले और रिएक्शन कराएं तो शॉर्ट ट्रिक है उसी की, ये इसका नाम हो जाएगा N एथाइल इथेनामाइड, और साथ में मिलेगा एसिटिक एसिड। वही के क्वेश्चन है, वही रिएक्शन है, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में निकाल करके बताया है कि एसिटिक एसिड निकलता है और ये CH3CO ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, एसाइलेशन होता है, इसको बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइन, और इसमें जो बनता है वो हमारा सेकेंडरी अमाइड बनता है। ये जो बना है ये क्या है, एक प्रकार का सेकेंडरी अमाइड है जिसका नाम है N एथाइल इथेनामाइड, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें टर्सरी अमाइड मिलेगा, वही शॉर्ट ट्रिक है, सेम एसिटिक एसिड निकल जाएगा, नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3CO ग्रुप आ जाएगा, टर्सरी अमाइड आपको मिल जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाई एथिल। ये जो 2 एथिल है ये नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई एथिल, और 2 कार्बन है, एमाइड है, तो इथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइन, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो एसाइलेशन कराने के लिए, अभी आपने एसिड क्लोराइड यूज़ किया, आपने एसिड एनहाइड्राइड यूज़ किया, आप चाहते तो एस्टर भी यूज़ कर सकते थे। देखो ये एस्टर है, इसका नाम देखो, इसका नाम है मैथिल एथेनोएट, IUPAC नाम है, मैथिल एसीटेट कॉमन नेम है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H निकलेगा और ये CH3O हट जाएगा, H यहाँ से और CH3O यहाँ से हट जाएगा, और ये बाकी का बचा हुआ ग्रुप जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर भी आपको प्राइमरी अमाइन से क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइड मिलेगा। प्राइमरी अमाइन से शुरुआत करोगे तो सेकेंडरी अमाइड मिलेगा। उसी का शॉर्ट ट्रिक यहाँ देख सकते हो, ये अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है जिसका नाम है इथेनामाइन। इथेनामाइन की रिएक्शन हमने किससे कराई, मैथिल इथेनोएट या मैथिल एसीटेट से कराई। हमने आपको बताया CH3O निकल जाएगा CH3OH के फॉर्म में, और यहाँ पर CH3CO ग्रुप आकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइड जिसका नाम होगा
एन इथाइल इथेनामाइड और साथ में मिलेगा मैथिल अल्कोहल। चूंकि मैथिल अल्कोहल कोई एसिड तो होता नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को कराने में हम बेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान रखना, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेस यूज़ करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेस यूज़ करते हैं, मगर जब हम एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर कोई भी एसिड नहीं मिलता है और दूसरा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसलिए यहाँ पर एसाइलेशन ऑफ एमाइन होता हुआ दिखता है, मगर यहाँ पर बेस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब देखो, अगर हम शॉर्टन बर्मन रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, मैं मैकेनिज्म को यहीं सिखाता हूँ। ये हमारे पास एमाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एमाइन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड क्लोराइड से। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो देखो इस तरह का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, इस तरह का। ये कंपाउंड मिलता है, ठीक है, ये कंपाउंड आकर के जुड़ गया। अब ये कंपाउंड या इस स्टेप को हम बोलते हैं स्टेप नंबर 1। इस स्टेप नंबर 1 में देखो क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, तो इसको बोलते हैं अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद स्टेप नंबर 2 में तुरंत क्या होता है, तुरंत होता है कि Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, उसके बाद रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ये Cl जो है वो लिविंग ग्रुप होता है, और ये लिविंग ग्रुप जैसे ही हटेगा तो ये फिर से ये कंपाउंड बनाएगा NH2+, और ये जो Cl- निकला ये इस H+ को भी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस H+ को निकाल ले जाएगा, एंड फाइनल रिजल्ट के तौर पर आपको मिलेगा RCO, यहाँ R लिखना भूल गया मैं, CONH, इस तरह से ये कंपाउंड मिलेगा। तो स्टेप नंबर 2 में Cl लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो गया, तो लिखा है रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप। मतलब 2 स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप अपनी पोजीशंस को लीव कर देगा, और जो कंपाउंड एट लास्ट हमको मिलेगा वो सेकेंडरी अमाइड होगा अगर हम प्राइमरी अमाइन से शुरू कर रहे हैं, और टर्सरी अमाइड होगा यदि हम सेकेंडरी अमाइन से शुरू कर रहे हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। तो इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और दूसरे स्टेप में होता है रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप। इस तरह से 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और अच्छे से समझने के लिए स्लाइड्स को आप देखो, खुद ही समझ में आएगा। ये देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक होने पर इस तरह का कंपाउंड बन गया, ये स्टेप नंबर 1 है, लिखा भी है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब अटैक होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना था उसमें ये Cl जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, फिर से वापस आएगा, Cl निकलेगा, और जैसे ही Cl निकलेगा ये नाइट्रोजन के H को अपनी तरफ खींच लेगा, HCl के फॉर्म में निकलेगा, और एट लास्ट जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो सेकेंडरी अमाइड होगा। तो बच्चों इस तरह से इसकी मैकेनिज्म लिखी जाती है। मैकेनिज्म की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम हम मैकेनिज्म में नहीं दे सकते, जितनी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो हमने आपको बता दिया कि जो एसाइलेशन ऑफ एमाइंस होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो होता ही है, साथ में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एंड फाइनली अगर आप प्राइमरी अमाइन से शुरू करते हो तो आपको सेकेंडरी अमाइड मिलता है, और टर्सरी सेकेंडरी अमाइन से शुरू करते हो तो आपको टर्सरी अमाइड मिलता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। और एसाइलेशन ऑफ एमाइन अगर हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं या एसिड क्लोराइड से कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम शॉर्टन बर्मन कहते हैं। एसिटिल क्लोराइड से या एसिल क्लोराइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ एसाइलेशन जब कराया जाता है तो वहाँ बेस का प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है, और जब हम एस्टर का यूज़ करते हैं तो एसाइलेशन तो हो जाता है, वहाँ बेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है।
और बाकी डिटेल्स हमने आपको बता दी हैं कि 2 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। देखो लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, खुद सोचो। ये क्या है, ये अमाइन है। ये क्या है, ये बेंजोइल क्लोराइड है। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है तो एसिड क्लोराइड। ये H और ये Cl हट जाएगा और जो कंपाउंड आपको मिलेगा उस कंपाउंड का नाम खुद से देख लो, क्या होगा, CH3NHCO और ये बेंजीन रिंग, इसका नाम होता है मिथाइल। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है एन मिथाइल, ठीक है, बेंजामाइड, बेंजामाइड ये नाम मिलेगा। एन मिथाइल बेंजामाइड इसका नाम हो जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप इसके सॉल्यूशन को क्लियर करके देख सकते हो, आपको खुद ही चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो ये अमाइन है, ये एसिड क्लोराइड है, ये वही HCl निकल गया, HCl निकल गया। निकलने के बाद जो मिला उसका नाम है एन मिथाइल बेंजामाइड, ये इसका नाम है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट देखो, उसी का सॉल्यूशन है मिथेनामाइन बेंजोइल क्लोराइड, pyridine की प्रेजेंस में एन मिथाइल बेंजामाइड बनेगा। और इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि RCO ग्रुप की जगह COC6H5 ग्रुप अटैच हो रहा है। इसको बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंजोइलेशन। जैसे वो थी एसाइलेशन, इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं बेंजोइलेशन, क्योंकि बेंजोइल ग्रुप जो है वो आकर के जुड़ रहा है। इस ग्रुप को बेंजोइल ग्रुप कहते हैं। अगर हम RCO ग्रुप को जोड़ रहे थे तो एसाइलेशन बोल रहे थे, इसको बोलेंगे एसाइलेशन और इसको बोलेंगे बेंजोइलेशन। लिखा भी है, नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ बेंजोइल क्लोराइड, अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते तो आपको एसाइलेशन मिलता, मगर अगर बेंजोइल क्लोराइड से स्पेशली रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन। ये उसी का ही एक पार्ट है। अब आपने देखा बच्चों, हमने एल्काइलेशन पढ़ लिया, हमने एसाइलेशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें एमीन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इस रिएक्शन का नाम है कार्बल एमीन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा पूछी गई रिएक्शंस है। एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी कार्बल एमीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, जितना भी है, ये चैप्टर ही छोटा है और इस चैप्टर में जितनी रिएक्शंस हैं दे ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सबके सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बल एमीन रिएक्शन के बारे में समझ लो बच्चों। देखो इस रिएक्शन को केवल और केवल 1 डिग्री अमीन शो करते हैं, ध्यान से समझना। कार्बल एमीन रिएक्शन को केवल कौन शो करेगा, 1 डिग्री अमीन शो करते हैं। इसमें जो 1 डिग्री अमीन होते हैं, इस 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हम कराते हैं Br2 से और क्लोरोफॉर्म से, और कराते हैं KOH से या NaOH से, एक्वस NaOH से। तो हम क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन कराते हैं या KOH की रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को आइसोसाइनाइड मिलता है। उसी आइसोसाइनाइड को कार्बल एमीन भी कहते हैं, और जो आइसोसाइनाइड मिलता है उसकी ज़बरदस्त बेकार सी स्मेल होती है, और वो स्मेल देख करके हम ये जस्टिफाई करते हैं कि ये वाला कंपाउंड प्राइमरी अमाइन है। मतलब प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी अमाइन को पहचानने के लिए हम जिस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बल अमाइन बनता है, मीन्स आइसोसाइनाइड बनता है, उसी को हम कार्बल अमाइन कहते हैं। दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है और इसकी स्मेल बड़ी यूनिक टाइप की होती है, तुरंत पहचानते हो और तुरंत जजमेंट कर लेते हो कि ये 1 डिग्री अमाइन है। मतलब 1 डिग्री अमाइन ही केवल कार्बल अमीन रिएक्शन को शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ये कार्बल अमीन के बारे में बात है। अब प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक हो सकता है, प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक हो सकता है। अब बताओ 2 मिनट के लिए अगर हम आपसे पूछे ये इसका नाम क्या है, आप कहोगे एनिलीन। हमने कहा इसका नाम क्या है, हमने कहा मेथिलेमीन। आपसे पूछा इसका नाम क्या है, आपने कह दिया एथिलेमीन। हमने कहा इसका नाम क्या है, आपने कह दिया डाईमिथाइलेमीन, डाईमिथाइलेमीन। हमने आपसे पूछा, ये 4 चॉइस हैं और आपसे पूछा बताओ इन चारों में कौन सा एमीन है
जो कार्बल एमीन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो कहोगे ये तो 1 डिग्री अमाइन है, ये शो करेगा, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी शो करेगा, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी शो करेगा, बट ये 2 डिग्री अमाइन है, ये शो नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए वाला। मतलब कार्बल अमाइन रिएक्शन केवल 1 डिग्री अमाइन शो करता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो कार्बल अमाइन रिएक्शन को हम लोग आगे देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे से बड़े इत्मीनान से रिलैक्स होकर के हमने रिएक्शंस लिखी हुई है, समझना। ये हमारे पास है 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन से अगर हम आइसोसाइनाइड बनाएंगे, आइसोसाइनाइड का मतलब जानते हो NC, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, या इसी को बोलते हैं कार्बल अमाइंस। तो 1 डिग्री अमाइन से आइसोसाइनाइड या फिर कार्बल अमाइन का जो बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बल अमीन रिएक्शन। और कार्बल अमीन रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो होता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH का हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिएक्शन होती है कि अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पर 3KCl और 3H2O मिलता है। इस रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं जनरल रिएक्शन। अब इस जनरल रिएक्शन में अगर हम कुछ रिएक्शन और लिखना चाहें, जैसे हम आपसे पूछें कि चलो मैथिलएमीन की रिएक्शन लिखो, तो आप फटाक से लिखोगे CH3NH2 मैथिलएमीन होता है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? CHCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH, वो भी कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा, साथ में मिलेगा 3 मोल्स ऑफ H2O और 3 मोल्स ऑफ KCl। हम आपसे पूछें मैथिलएमीन की नहीं एथिलएमीन की रिएक्शन कराओ, तो आप कहोगे CH3 CH2 NH2, ये हमारा एथिलएमीन है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH से, एल्कोहलिक KOH से। हीट करने पर हमको मिलता है CH3 CH2 NC, जिसको हम बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O और 3 मोल्स ऑफ KCl। बच्चों लिखोगे तो 2-3 बार लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आपसे पूछे एनिलीन की रिएक्शन कराओ, तो C6H5NH2, ये एनिलीन है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से और 3 मोल्स ऑफ KOH से, एल्कोहलिक KOH है। हीट करने पर हमको मिलेगा C6H5NC, जिसको हम बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl। इस तरह से ये कंपाउंड आपको प्राप्त होगा। और ये जो कंपाउंड है ये आइसोसाइनाइड है, इन्हीं को हम कार्बल अमीन कहते हैं। और ये दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं और इनकी स्मेल यूनिक टाइप की होती है, और इससे पता लग जाता है कि कार्बल अमीन बन चुका है। और जो भी पदार्थ कार्बल अमीन बनाते हैं, जिस भी पदार्थ की रिएक्शन में इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने में जो भी पदार्थ स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, डेफिनेटली वो प्राइमरी अमाइंस होंगे। और प्राइमरी अमाइंस को ये टेस्ट करने का ये एक बढ़िया मेथड है, जिसको हम बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शंस। देखो आगे मैथिलएमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3KOH से कराओगे तो आपको मिलेगा मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसको बोलते हैं फाउल स्मेल टाइप की रहती है, बुरी गंध रहती है, प्लस 3H2O 3KCl बनता है। लिखा भी है दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। आपको पता लगाना हो कि कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में से कौन प्राइमरी है, तो हम लोगों को इस रिएक्शन का इस्तेमाल करना होता है। और रिएक्शन इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी टेस्ट को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसी को कार्बल अमीन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की रिएक्शंस यहाँ शो हो रही है। अब देखो एनिलीन के साथ भी ये रिएक्शन यूज़ होती है। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दें, KOH की प्रेजेंस में करा दें, तो आपको फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। इसकी भी बड़ी बेकार सी स्मेल होती है, प्लस 3H2O 3KCl मिलेगा। और डाइक्लोरोकार्बीन इसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। बच्चों याद रखना, डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो आपने देखा था कहाँ पर? राइमेटिमन रिएक्शन में। राइमेटिमन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन मिल रहा था, और यहाँ पर भी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? डाइक्लोरोकार्बीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से एल्काइलेशन देख लिया, एसाइलेशन देख लिया, कार्बल अमाइन रिएक्शन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पर बात करते हैं,
और जो हमारी नेक्स्ट टाइप रिएक्शन है उसमें हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप सभी बच्चों ये बताओ, नाइट्रस एसिड आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं HNO2। आपको बता दें ये होता है अनस्टेबल। क्यों होता है कि अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है ऑक्सीडाइज होकर के, या कहें तो इसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब HNO2 अनस्टेबल होता है, इसको बना करके नहीं रख सकते हैं कि बना बनाया रखा हुआ है रिएक्शन करा दी। HNO2 अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो आप कह सकते हो कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्शन अपने आप टूट जाता है और HNO3 में बदल जाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर इसको एयर का एक्सपोजर मिल जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HNO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में HNO2 अनस्टेबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। तो हम लोग HNO2 को बना बनाया नहीं रखते हैं, हम लोग HNO2 को इन सिटू बनाते हैं, रिएक्शन के दौरान बनाते हैं। और HNO2 को बनाने के लिए हम जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है NaNO2 और HCl। हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो आपको HNO2 बनता हुआ दिखेगा और साथ में क्या मिलेगा, NaCl। तो आप देखोगे अगली स्लाइड में कि हम HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं लिखते हैं। हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम रिएजेंट क्या लिखते हैं, NaNO2 और HCl। NaNO2 और HCl क्यों लिखते हैं, क्योंकि NaNO2 और HCl से रिएक्शन जब होगी तो ऑटोमेटिकली HNO2 बनेगा और HNO2 जैसे बनेगा वैसे ही रिएक्शन कर लेगा, ये स्टोर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि HNO2 को स्टोर नहीं कर सकते हैं। HNO2 अनस्टेबल होता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है और HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम HNO2 को इन सिटू बनाते हैं। और HNO2 की रिएक्शन जब भी होती है तो रिएक्शन भी दो तरह से होती है। एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइंस जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, इसमें हम लोगों को एट लास्ट एल्कोहल मिलता है। मतलब एलिफेटिक एमाइंस जो होते हैं, ये जो RNH2 होते हैं, जो एलिफेटिक एमाइंस हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 और HCl से अगर हम रिएक्शन करा दें तो हम लोगों को एट लास्ट क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो एमाइन से क्या मिलता है, एल्कोहल। और एलिफेटिक एमाइन से क्या मिलता है, एल्कोहल। मगर यदि एलिफेटिक एमाइन की जगह हम एरोमेटिक एमाइन ले लें, जैसे एनिलीन ले लें, और एनिलीन की रिएक्शन कराएं किससे, एनिलीन की रिएक्शन कराएं किससे, NaNO2 प्लस HCl से, तो रिएक्शन के दौरान हम लोगों को मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिलता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। और इसमें टेम्परेचर लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ये टेम्परेचर लिया जाता है। मतलब कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन होती है और हम लोगों को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो बच्चों नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हमें पढ़नी है। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन में आपको क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ सीखनी चाहिए कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला आपका हो गया HNO2। दूसरी चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है तो फिर वो स्टेबल में कन्वर्ट भी होगा, डेफिनेटली वो स्टेबल में कन्वर्ट होता है। HNO2 जो है उसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में, या कहें तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत भी हो सकता है, एयर द्वारा ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और HNO3 का फॉर्मेशन कर सकता है। तो HNO2 अनस्टेबल होता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए HNO2 को स्टोर करके नहीं रखते हैं। जब भी हमें HNO2 की रिएक्शन करानी होगी हम HNO2 तुरंत बनाएंगे और रिएक्शन करा लेंगे। और तुरंत बनाने के लिए हम जिस रिएजेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है NaNO2 और HCl। तो एनिलीन की रिएक्शन, सॉरी एमीन की रिएक्शन अगर हम NaNO2 और HCl से करा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं। NaNO2 और HCl का मतलब ही नाइट्रस एसिड समझ लीजिए। तो एमीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो दो तरह से रिएक्शन होती है। एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइंस जो होते हैं वो एल्कोहल बनाते हैं, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस निकलती है और इस नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने एमीन ग्रुप मौजूद हैं, मतलब आगे इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है ये जांचने के लिए कि कितने एमीन ग्रुप इसमें मौजूद हैं। और जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, एनिलीन टाइप के होते हैं,
उनकी रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं या कहें तो NaNO2 और HCl से कराते हैं और कोल्ड कंडीशन में कराते हैं तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है ये इंटरेस्टिंग सॉल्ट है। इसको बनाने की इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से हम कई सारे अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये ओवरऑल समरी मैंने ओरली बोल दी है। अब स्लाइड में एक एक करके देखते चलो, सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वही लिखी हुई है। देखो सबसे पहले लिखा है नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला है HNO2, स्ट्रक्चर आपके सामने है। लिखा है द नाइट्रस एसिड बीइंग अनस्टेबल इट अनस्टेबल इज प्रिपेयर्ड इन C2। इन C2 मतलब अभिक्रिया में ही बनाते हैं हम लोग। और कैसे बनाते हैं? NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। देखो NaNO2 और HCl की रिएक्शन से क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड और साथ में मिलेगा NaCl। ये नाइट्रस एसिड जैसे ही बनेगा फटाक से रिएक्शन करेगा जब हम रिएक्शन किसकी कराते हैं? HNO2 की कराते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है HNO3 में, NO में और H2O में। लिखा है सिंस इट इज अनस्टेबल एसिड एंड गिव्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एज। जो नाइट्रस एसिड है वो अनस्टेबल होता है और अपघटित हो जाता है HNO3 में, NO में, और इस तरह से इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और आप इस पूरे स्लाइड से समझ गए कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और अनस्टेबल होने की वजह से जब भी हमें रिएक्शन करानी होती है तो हम इन C2 से प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के लिए हम NaNO2 और HCl मिलाते हैं जिससे हमें HNO2 प्राप्त हो जाता है और फिर इसकी रिएक्शन फर्दर होती है। अब रिएक्शन कैसे होती है उसको देखो। रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड को हम दो भागों में बांटते हैं। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ अलग तरह की रिएक्शन, यहाँ एल्कोहल बनने वाला है, और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस या एनिलीन के साथ अलग तरह की रिएक्शन, यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनने वाला है। तो दो तरह से रिएक्शंस होती है। पहले हम लोग किसके साथ देखते हैं? एलिफेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, इसकी रिएक्शन हमने NaNO2 और HCl से कराया। ये बीच में थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जिसको बोलते हैं एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो एट लास्ट हम लोगों को क्या मिल जाता है? एल्कोहल। और इस प्रोसेस में कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन। और लिखा है क्वांटिटेटिव evolution of nitrogen gas is used in estimation of amino acids and proteins। हमने आपको फिर बताया किसी भी अमीनो एसिड्स में कितने अमीन ग्रुप हैं या प्रोटीन्स में कितना नाइट्रोजन कंटेंट है, इन सब को पता लगाने के लिए, फ्री नाइट्रोजन कंटेंट है, इन सब का पता लगाने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ये रिएक्शन आपके सामने है। फाइनली आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि 1 डिग्री अमाइन है, NaNO2 और HCl से रिएक्शन से ये जो एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, मीन्स ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, और जैसे ही इसमें वाटर जाएगा फटाक से रिएक्शन होकर के तुरंत क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल बनता है अगर हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl से, या कहें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। अब देखते हैं आगे, इसका एक एग्जाम्पल है, ये एथिनामीन है, ये एथिलेमीन है। एथिलेमीन की रिएक्शन हम NaNO2 और HCl से करा रहे हैं, बीच में इथाइल डाइएजोनियम सॉल्ट बन रहा है, अनस्टेबल है। वाटर के साथ रिएक्शन से क्या मिलेगा? एथिल एल्कोहल। देख सकते हो आप, एमीन ग्रुप हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया। तो एमीन ग्रुप हटाकर OH ग्रुप लगाना हो एलिफेटिक अमीन्स में तो हमें रिएक्शन करानी होती है NaNO2 और HCl से, और इस रिएक्शन से हमें एल्कोहल बनता हुआ दिखता है। अब देखो अगर हम एरोमेटिक अमाइंस के साथ रिएक्शन कराते हैं, लिखा है रिएक्शन विद 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन विद नाइट्रस एसिड। अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं जैसे एनिलीन, तो नंबर 1 ये कंडीशन हमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे लेनी पड़ती है, या कहें तो 273 से 278 केल्विन पर लेनी पड़ती है। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाता है, साथ में NaCl और 2H2O मिलेगा। और इस रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को शॉर्ट में BDS कहते हैं। और BDS का जो बनना है वो बनने के लिए टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये BDS जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है।
टेम्परेचर को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही रखना पड़ता है। कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। देखो लिखा है दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज कॉल्ड BDS। तो आपने क्या देखा कि एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम NaNO2 और HCl से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो BDS बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, साथ में NaCl + 2H2O बनता है। और डिटेल में रिएक्शन देखो आप इसे, ये एनिलीन है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराई है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता हुआ दिख रहा है, साथ में NaCl + 2 मोल्स ऑफ H2O बन रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्लियर? तो आपने यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली, जिसको हम लोग बोलते हैं NaNO2 और HCl या नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने एक शॉर्ट समरी देख लो कि अगर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन होता है, तो NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराने से हम लोगों को क्या मिलता है, एल्कोहल। और अगर 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस होता है तो NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और गर्म कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, फिनॉल। या टेम्परेचर जैसे ही 5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम लोगों को एट लास्ट कन्वर्ट मिल जाता है फिनॉल। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो देखो आप लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शंस को पढ़ लिया है। यहाँ पर एक्चुअली वो स्लाइड हमारे पास मिस हो गई है, स्लाइड्स को मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। ये देखो, आपने एल्काइलेशन पढ़ लिया, आपने एसाइलेशन पढ़ लिया, आपने कार्बेलेमीन पढ़ लिया, आपने रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। अब हम लोगों को एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पढ़नी है, इसको समझ लेते हैं। देखो ये है एरिल, SO2Cl, इसको बोला जाता है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन पढ़नी है किसकी, प्राइमरी अमीन की, सेकेंडरी अमीन की और टर्सरी अमीन की। आगे मैं बताऊं, इसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। और जब इसके साथ टेस्टिंग कराई जाती है तो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। और हिंसबर्ग टेस्ट का यूज़ करके आप पता लगाते हो कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें जिस टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या जिसको हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, C6H5SO2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चाहे तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के साथ अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन का यूज़ एज ए टेस्टिंग पर्पज से करते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। कैसे, उसको देखो आप। देखो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, ये हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन हमने कराई है 1 डिग्री अमाइन से। 1 डिग्री अमाइन दिख रहा है, ये है एथिल। और नाइट्रोजन से अगर दो दो हाइड्रोजन मौजूद हैं तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन अगर है तो ये Cl और H हट जाएगा, हिंसबर्ग का Cl और अमीन का H हट जाएगा, इस तरह से HCl हट जाएगा और जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का नाम है एन एथिल सल्फोनामाइड। ये सल्फोनामाइड बन गया तो इसका नाम होता है, एथिल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसका नाम हो जाएगा एन एथिल। एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ से देख लो, ये C6H5
SO2NH2, इसको पढ़ा जाता है सल्फोनामाइड। इसको पढ़ते हैं सल्फोनामाइड। अगर हाइड्रोजन की जगह एथिल आ गया तो इसको बोलते हैं एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब प्राइमरी अमीन के साथ क्या मिलता है? एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर मान लो हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराते तो इस हाइड्रोजन की जगह पर भी क्या लगा होता? मान लेते हैं एथिल ग्रुप, तो नाम हो जाता एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो जो सल्फोनामाइड बनता है उस सल्फोनामाइड में बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, जो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई और जो सल्फोनामाइड बना, जिसका नाम हमने क्या लिखा? एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड में ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। और जब ये एसिडिक नेचर का है तो अगर इसमें हम बेस मिलाएंगे तो एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा और वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा। तो हम लोग कहते हैं कि अगर प्राइमरी अमीन है तो वो हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, जो कंपाउंड एल्कली में या बेस में सॉल्युबल होता है। ध्यान से सुनना, प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो NaOH में सॉल्युबल होता है या बेस में सॉल्युबल होता है। मगर जब हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ H नहीं होगा, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप होगा। मीन्स यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा मगर वो प्रोडक्ट NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। तो प्राइमरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है जो कि NaOH में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है जो कि NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है। और टर्सरी अमाइन के पास तो H ही नहीं होता है, तो ये हिंसबर्ग के साथ शुरुआत में ही रिएक्शन नहीं करता है। तो कितना बढ़िया है कि रिएक्शन जो नहीं दे रहा है हिंसबर्ग के साथ वो टर्सरी, रिएक्शन जो दे रहे हैं वो जो बन रहा है प्रोडक्ट उसको सॉल्युबल करके देखो। अगर NaOH में सॉल्युबल हो गया तो प्राइमरी, सॉल्युबल नहीं हुआ तो सेकेंडरी, और जिसने रिएक्शन ही नहीं करी वो टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। आप खुद से देखो, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनामाइड है, सॉरी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हमने प्राइमरी अमीन से कराई, रिएक्शन से क्या बना? एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब देखो, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड में ये एसिडिक हाइड्रोजन है और इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से सॉल्युबल इन एल्कलाइन KOH, इसलिए ये KOH के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, घुलनशील होगा, क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है। अब अगर हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएं, देखो ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, दो एल्किल ग्रुप है और नाइट्रोजन से केवल एक H जुड़ा हुआ है। ये HCl निकलेगा, इस तरह से HCl निकलेगा और जो पदार्थ मिलेगा उसका नाम क्या होगा? ये दो एथिल ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन से, तो इसको क्या बोलेंगे? NN डाई एथिल, वहाँ लिखा हुआ है NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम हो जाएगा NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें H नहीं है इसलिए ये इनसॉल्युबल होगा, इसलिए ये KOH में इनसॉल्युबल होगा। देख लो आप, नो एसिडिक हाइड्रोजन, हैंस इनसॉल्युबल इन एल्कली, इसलिए ये एल्कली में घुलनशील नहीं होता है, घुलेगा नहीं। और अगर हम टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी अमाइन में हाइड्रोजन ही नहीं होता है, तो नो रिएक्शन। टर्सरी अमाइन डू नॉट होल्ड एनी एसिडिक हाइड्रोजन, टर्सरी अमाइन में किसी भी तरह का H नहीं है, इसलिए ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करते हैं। तो लिखा है एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर रिएक्टिंग डिफरेंटली with benzene sulfonyl chloride, hence it is used for the distinction and the test is called Hinsberg test। और इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आजकल हम एक नया पदार्थ इस्तेमाल करने लगे हैं, पैरामिथाइल। ये तो रहता ही है, पैरा पोजिशंस पर मिथाइल रहता है, तो इसको बोलते हैं पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी जगह पर इससे टेस्टिंग कराते हैं, सेम रिजल्ट होता है, मगर इस टेस्ट में थोड़ा सा रिएक्शन जल्दी होती है और बड़ी क्लियर रिएक्शन होती है, टाइम कम लगता है, इसलिए आजकल हम इस रिएजेंट का इस्तेमाल हिंसबर्ग टेस्ट में करने लगे हैं। देखो आप, लिखा भी है, हिंसबर्ग टेस्ट को थोड़ा सा समझा दिया है। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने 1 डिग्री अमाइन के साथ कराई है। ये जो कंपाउंड बनेगा
इसमें एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंस है, इसलिए NaOH में ये डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। और किस तरह से इसको देखेंगे वो भी चेक कर सकते हो। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, रिएक्शन तो होगी मगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इनसॉल्युबल इन NaOH होगा। NaOH में घुलेगा नहीं अगर सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे। और अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट अभी आज की डेट में पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, ये पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की कंपैरिजन में हम पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे टेस्ट कम समय में और जल्दी और क्लियर आता है। ठीक है, देखो बच्चों, अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन है, उसको देख लो, आप फटाफट समझ में आ जाएगा। एक कोई पदार्थ ए है जिसका रिडक्शन कराने पर भी मिलता है, उसका कार्बेलामीन रिएक्शन से आइसोसाइनाइड बनता होगा। आइसोसाइनाइड की रिएक्शन से आपको सेकेंडरी अमाइन मिल रहा है, और सेकेंडरी अमाइन भी कैसा है, एनिलीन वाला है। तो आप खुद से देखो, एन मिथाइल एनिलीन का फॉर्मूला बनाओ। ये बेंजीन, ये एनिलीन, और इस एनिलीन से अगर मैथिल लगा दें तो उसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। ये एन मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब एन मिथाइल एनिलीन किससे बनेगा, आइसोसाइनाइड से, तो आइसोसाइनाइड बना दिया, सॉरी आइसोसाइनाइड बना दिया। अब ये आइसोसाइनाइड किससे बनेगा, एमीन से, कार्बेलामीन है ना। और एमीन किससे बनेगा, तो रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड का करा दोगे। तो आप बताओ ए क्या है, ये ए है नाइट्रोबेंजीन, ए है नाइट्रोबेंजीन, तो लिखा है देन ए इज, ए के बारे में पूछा है तो ए क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन, एनिलीन की कार्बेलामीन से फेनल आइसोसाइनाइड, फेनल आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से एन मिथाइल एनिलीन मिलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, आंसर को देख भी लो, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन से एनिलीन, एनिलीन से कार्बेलामीन, फेनल आइसोसाइनाइड बनेगा, रिडक्शन से मेथिल फेनल एमीन मिलेगा या एन मेथिल एनिलीन मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब पूछ रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड, आप बताओ फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किस रिएक्शन से बनता है आइसोसाइनाइड, राइमाटीवन से बनता है, बोलोगे नहीं, इससे तो या तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है या सैलिसिलिक एसिड बनता है। रोजनमुंड से, नहीं, रोजनमुंड से आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। वुड्स रिएक्शन से, नहीं, इससे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। कार्बेलामीन से बनता है, तो इसका आंसर होगा कार्बेलामीन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर कार्बेल एमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH एंड, एल्कोहलिक KOH के अलावा हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं 1 डिग्री एमीन और क्लोरोफॉर्म, दो चीज़ों और लेते हैं ना। तो देखो एनी प्राइमरी एमाइन एंड क्लोरोफॉर्म, एनी प्राइमरी एमाइन एंड क्लोरोफॉर्म, यही होना चाहिए। अब प्राइमरी एमाइन एंड एल्किल हैलाइड ये नहीं है, क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर ये नहीं है। अब मोनो एल्किल एमाइन एंड ट्राइक्लोरोमेथेन, मोनो एल्किल एमाइन की जरूरत नहीं है, एल्किल एमाइन मोनो डाई ट्राई कुछ भी हो सकते हैं, 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आंसर नहीं है, सही आंसर है एनी प्राइमरी एमाइन होना चाहिए और क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, साथ में एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो आपकी कार्बेल एमाइन रिएक्शन शो होगी और यहाँ पर कार्बेल एमाइन दैट मीन्स आइसोसाइनाइड टाइप का कंपाउंड बनेगा, जिसकी स्मेल बड़ी दुर्गंध वाली होती है और जिसको देख करके हम प्राइमरी एमाइन का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एन एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, आप बताओ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन से अगर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्कोहल, आपको पता है एल्कोहल बनता है। तो देख लो सेकेंडरी एमाइन बनता है, ये आंसर गलत है। नाइट्रो एल्किल मिलता है, ये आंसर गलत है। एल्किल नाइट्राइड मिलता है, ये आंसर गलत है। क्या मिलता है, एल्कोहल, ये आंसर सही है। तो इस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी हुई है और आपसे पूछा है विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है अबाउट द गिवन। अब इनकरेक्ट के बारे में सोचो थोड़ा सा, ये क्या है, ये एक सेकेंडरी एमाइन है। देखो आप, नाइट्रोजन से केवल एक हाइड्रोजन है
तो ये कौन सा एमाइन है? सेकेंडरी एमाइन है। और ये क्या है? ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप बताओ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो कि हिंसबर्ग है, उसकी रिएक्शन अगर हम सेकेंडरी एमाइन के साथ कराते हैं तो रिएक्शन से जो कंपाउंड होता है वो बन तो जाता है, मगर वो इनसॉल्युबल इन KOH होता है। KOH में इनसॉल्युबल होता है, याद रखना, बताया था ना। अब देखो यहाँ पर ए इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हाँ सही है। द प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली, नहीं सॉल्युबल नहीं होता, ये गलत है। और आपसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, हाँ ठीक है। देखो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नाइट्रोजन से 2 कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको इथाइल कहेंगे, ये भी इथाइल है, और ये आकर के जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? NN डाई एथाइल, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। मतलब ये वाला आंसर सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और B इज सेकेंडरी अमाइन, B तो सेकेंडरी अमाइन है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। और आपसे पूछ रहा है कि विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा B, ये वाला स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर होगा। ये 3 स्टेटमेंट तो सही है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट, वही चीज लिखी हुई है। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट कह रहे थे। पहला स्टेटमेंट सही था। ये एक टर्सरी अमाइन है, सॉरी सेकेंडरी अमाइन है, ये स्टेटमेंट डी वाला सही था। इसकी रिएक्शन से ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसका नाम है एन इथाइल, एन इथाइल मतलब 2 बार इथाइल है, तो इसका नाम है NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा। और आपके चॉइस में क्या कह रहा था? सॉल्युबल इन एल्कली, तो ये स्टेटमेंट गलत था, ये वाला आंसर सही था। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, NaOH में कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों आपने एल्काइलेशन पढ़ लिया, एसाइलेशन पढ़ लिया, कार्बेलामीन पढ़ लिया, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड पढ़ लिया, और आपने रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या कहें तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन भी पढ़ लिया। और इस तरह से आपकी एमीन्स की वो सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई जिसमें एमीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वो सारी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे, ये सारे क्वेश्चंस आपके NCERT से हैं और सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। अब इस जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, क्वेश्चंस के लिए कोई लिमिट नहीं है, सैकड़ों क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब हम लोगों को लास्ट टाइप की रिएक्शन पढ़नी है जिसमें हम रिएक्शन ऑफ एनिलीन के बारे में बात करेंगे। रिएक्शंस ऑफ एनिलीन में आपको पता है एनिलीन एमीन तो है ही, बेसिक कैरेक्टर की है, तो एनिलीन की ये रिएक्शन तो होगी ही, एनिलीन तो ये रिएक्शन भी शो करेगा, मगर एनिलीन इनसे हटकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेगा। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को पता है, एक रिएक्शन पढ़ी होगी ब्रोमिनेशन या जिसको आप हेलोजिनेशन कहते हो, दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी नाइट्रेशन, तीसरी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी सल्फोनेशन। तो यही वो रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन पढ़ी होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है, ध्यान रखना, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और एनिलीन इटसेल्फ लोन पेयर डोनेट करता है, लुईस बेस के काम करता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन जाता है और सॉल्ट जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फर्दर प्रोसेस होने से रोक देता है। इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। ये आपको मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है। अभी स्लाइड वाइज स्लाइड हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो देखो ये जो एनिलीन है इसमें जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। और साथ ही साथ आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होंगे? ऑर्थो पर और
पैरा पर, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर को भी शो करेगा। तो एनिलीन के बारे में आपको 2-3 बातें मोटी मोटी याद रखनी है। पहले नंबर पर एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है, उस NH2 ग्रुप पे लोन पेयर होता है या अनशेयर्ड पेयर मौजूद रहता है, और इसकी वजह से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। मींस जो NH2 ग्रुप है ये एक बेहतर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, शानदार एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और रिंग की ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर अपकमिंग या आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को भेजता है। तो इट मीन्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर को भी शो करता है। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है और ऑर्थो पैरा डायरेक्शन ग्रुप को, डायरेक्शनल नेचर को भी दिखा रहा है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, लिखा है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। आपको इसकी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताई गई हैं पहले भी, और उस रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है O पर नेगेटिव आता है, P पर नेगेटिव आता है। ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें की एटम पर लोन पेयर है। दैट मीन्स ये +m इफेक्ट शो कर रहा है, या कहें तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। लिखा भी है पावरफुल एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का ये होता है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ब्रोमिनेशन, हमें पढ़ना है नाइट्रेशन, हमें पढ़ना है सल्फोनेशन, और हमें पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ मैंने तुरंत बताया कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को तो शो ही नहीं करता है। बहुत पूछा जाता है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को शो क्यों नहीं करता है, क्या कारण है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को एनिलीन शो नहीं करता है। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं पोलर सॉल्वेंट में, तो आपको पता है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अपकमिंग ब्रोमीन ऑर्थो पर भी जुड़ जाता है और पैरा पर भी जुड़ जाता है, एंड फाइनली मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि वाइट पीपीटी के फॉर्म में हमको मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो बच्चों इसको आप याद करिएगा रिएक्शन को, कि एनिलीन की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट पीपीटी मिलता है। अब अगर हम चाहें कि हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन नहीं बनाना है, हम चाहते हैं ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिले और पैरा ब्रोमो एनिलीन मिले, हम एक साथ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें NH2 ग्रुप के एक्टिवेशन को, ये जो NH2 ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसकी एक्टिवेशन पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए हम NH2 ग्रुप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब है NH2 ग्रुप में से H को हटाकर कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो लोन पेयर को रिंग में जाने से रोक दे, अपनी तरफ बुला ले। तो अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, अपनी तरफ खिंच जाएंगे, तो रिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। रिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी, और जब स्लो रिएक्शन हो जाएगी तो ऑर्थो एनिलीन और पैरा एनिलीन सेपरेट मिलेंगे। ऑर्थो एनिलीन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जो कि कम मात्रा में मिलेगा, मगर पैरा एनिलीन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो एनिलीन ग्रुप में एनिलीन में NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर H को हटाकर एसिल ग्रुप लगाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसाइलेशन। और आपको पता है एसाइलेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एसिड क्लोराइड का या एसिड एनहाइड्राइड का। इवन आप एस्टर का भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पर एसिड क्लोराइड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगर चाहते हैं कि केवल ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो एनिलीन मिले, तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते हैं, सिंपली डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कर देते हैं एनिलीन का, तो नंबर 1 तो हमें लुईस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, एनहाइड्रस FeCl3 वगैरह की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरी चीज़, इतना हैविली एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस एक साथ एक्वायर्ड हो जाती हैं, और हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट पीपीटी मिलता है। तो आप फैक्ट के तौर पर याद रखिए कि अगर एनिलीन का ब्रोमिनेशन हम करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट पीपीटी मिलता है। ये फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। देखो समझ सकते हो, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने एनिलीन लिया हुआ है, हमने ब्रोमीन वाटर इसमें डाला हुआ है। ब्रोमीन वाटर डालने से हमें वाइट पीपीटी मिला, और ये वाइट पीपीटी किस चीज़ का मिला? ये मिला 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। ये एनिलीन का एक तरह से टेस्ट भी है, एनिलीन को हम इस तरह से टेस्ट भी कर सकते हैं।
अब देखो, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, हम एनिलीन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? हम NH2 ग्रुप में जो लोन पेयर है ये रिंग में डिलोकलाइज हो रहा था, हम चाहते थे कि ये रिंग में डिलोकलाइज ना हो, तो हमने एनिलीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा दी या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दी, दोनों में से किसी से करा सकते हो। एनिलीन की रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई तो ये H हट गया और इस H की जगह पर देखो ये एसिल ग्रुप आ गया, एसिटिल ग्रुप आ गया, और इस ग्रुप के आने की वजह से ये जो लोन पेयर है अब रिंग में ना जाकर के एसिल ग्रुप के पास जाने लगेगा। आप बताओ, अगर ये लोन पेयर एसिल ग्रुप के पास जाएगा तो ये लोन पेयर रिंग में नहीं आ पाएगा या रिंग में कम आ पाएगा, और रिंग में कम आने की वजह से इसकी जो एक्टिवेशन हो जा रही थी, हैवीली एक्टिवेट हो जा रही थी रिंग, वो एक्टिवेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और अब जो रिएक्शन होगी वो ऑर्थो पर अलग होगी, पैरा पर अलग होगी। ऑर्थो पर हिंड्रेंस काम करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट कम मात्रा में मिलेगा मगर पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप ऑर्थो और पैरा सेपरेटली बनाना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस अपनानी पड़ती है। एनिलीन में से NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि H हटाकर एसिल ग्रुप लगा लेते हैं, रिएक्शन करा लेते हैं, और फिर इसको एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये फिर से टूट जाएगा, एनिलीन आपको वापस मिल जाएगा। देखो आगे समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। देखो ये हमारे पास एसिड एनिलाइड है, जो बना था उसको बोलते हैं एसिड एनिलाइड। इसका पूरा नाम है एन फेनिल एसिटामाइड, इसका नाम है एन फेनिल एसिटामाइड। देखो ये एक एमाइड है, CH3CONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। अब इस एसिटामाइड में हमने H हटाकर क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं एन फेनिल। ये फेनिल ग्रुप हमने कहाँ पर लगाया है, बेंजीन रिंग कहाँ पर लगाई है, नाइट्रोजन से, इसलिए इसको बोलते हैं एन फेनिल एसिटामाइड। ये एन फेनिल एसिटामाइड जो है, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराएं तो अब हमको मिलता है पैराब्रोमो और ऑर्थोब्रोमो। देखो ये ऑर्थोब्रोमो एसिड एनिलाइड है और ये पैराब्रोमो एसिड एनिलाइड है। अगर हम इसका एसिडिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये एनिलाइड टूट जाएगा, ये CH3COOH अलग हो जाएगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 ब्रोमो एनिलीन ज़्यादा मात्रा में और 2 ब्रोमो एनिलीन या ऑर्थोब्रोमो एनिलीन कम मात्रा में। तो अगर आप सिंगल सब्स्टिट्यूएंट डेवलप करना चाहते हो ऑर्थो या पैरा पर, तो आपको एनिलीन की एक्टिवेटिंग पावर को कम करना होगा, और कम करते हैं प्रोटेक्शन से। और प्रोटेक्शन करने के लिए एनिलीन में से जो NH2 का H है उसकी जगह पर हम CH3CO ग्रुप डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस को हम एसाइलेशन कहते हैं, और एसाइलेशन करने के लिए हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसाइलेशन होता है, एसाइलेशन से क्या मिलता है, एसिटेनिलाइड मिलता है, जिसको हम एन फेनिल एसिटामाइड कहते हैं। इसकी एक्टिवेटिंग पावर कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि दो सिचुएशन होती हैं, या तो लोन पेयर रिंग में जाए या लोन पेयर O की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो O की तरफ शिफ्ट ज़्यादा होता है क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर मूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रिंग की तरफ नहीं हो पाएगा तो जो एक्टिवेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट अलग मिलेगा, पैरा अलग मिलेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट में यहाँ ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप हैं, पास पास आ गए हैं, तो रिपल्शन की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट कम मात्रा में मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट बना है ये एनिलाइड है, इसको अगर हम एसिड बेसिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, कोई भी करा सकते हो, तो ये एनिलाइड दो भागों में टूट जाता है, बाकी चीज़ ज्यों की त्यों है, ये चीज़ फिर से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको 4 ब्रोमो एनिलीन और 2 ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। 2 ब्रोमो एनिलीन कम मात्रा में और 4 ब्रोमो एनिलीन ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन आप दोनों तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिखाया भी है कि एनिलाइड में ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ये O की तरफ डिलोकलाइज हो जाता है। देखो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से हो जाता है, हैंस लेस अवेलेबल टू डोनेट टू बेंजीन रिंग, इसलिए लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ नहीं जाता है, डोनेट नहीं हो पाता है बेंजीन रिंग की तरफ। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 इज लेस देन NH2, इसलिए जो एनिलाइड ग्रुप का जो एक्टिवेशन पावर है वो NH2 ग्रुप से क्या होता है, कम होता है, और इस तरह की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन में भी इंटरेस्टिंग है नाइट्रेशन। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन कराने का मतलब है रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो एनिलीन। अब नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जनरली बोलोगे ऑर्थो और पैरा पर, मगर जब इसमें प्रोडक्ट देखा जाता है तो ऑर्थो सबसे कम रहता है, पैरा और मेटा बन जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट तो समझ में आता है, मगर मेटा प्रोडक्ट क्यों बन जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हम सेपरेट क्लास में लेंगे। अब जो बचा हुआ सेगमेंट है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कुछ भी बचा हुआ सेगमेंट है वो सारा का सारा सेगमेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी, और मैं जो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर कर सकता था वो मैंने आपकी कवर की है। मैंने आपको फिर बताया, अब वीडियोस प्रॉपर्ली पूरे देखिए और देखने के बाद अब इसके क्वेश्चन कीजिए। मुझे पता है कि क्वेश्चंस नहीं अटकेंगे और ना ही आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मैंने लगभग सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने फिर बताया है कि मैंने मसाला लगा के वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। इसी वीडियोज़ को मैं इत्मीनान से रिलैक्स होकर के तसल्ली से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से बच्चों के स्टैंडर्ड से पढ़ाता। तो इसी वीडियोज़ में मैं 1.5 घंटे की जगह 4 घंटे का समय भी ले लेता, आपको समझा भी पूरा देता और वीडियोस को इंटरेस्टिंग भी बना देता। बट हमारे पास टाइम स्लॉट सीमित है। हमें जो निर्धारित टारगेट मिला हुआ है, हम उस निर्धारित टारगेट में उन बच्चों की तरफ स्पेशली फोकस करेंगे जो इंटर पास आउट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ पढ़ी हुई है, वो फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं। उनके लिए रिवीजन के लिए ये क्लासेस हैं, और इन क्लासेस को अगर आप करते हो तो आपको निश्चित रूप से टॉपिक पूरा आ जाएगा और आप क्वेश्चन करिए समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद अब हम लोग जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। बाय।